नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आप जान ही रहे हैं कि हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को इज़राइल में घुस करके वहाँ पर किस तरीके से नरसंहार किया है, किस तरीके से एक म्यूज़िक कंसर्ट चल रहा था, संगीत का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे किस तरीके से उन्होंने लोगों को अंधाधुंध गोलियों से भून डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच में फ़ोन पर बात हुई है और भारत ने इस संकट की घड़ी में उनका साथ देने का उन्हें भरोसा दिया है। इसके मायने आप समझ रहे हैं क्या है कि भारत किसी भी तरीके का आतंकवाद उसे समर्थन नहीं करता है। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री पूरे विश्व को अपना मान के चल रहे हैं इस समय। ये नारा उन्होंने G20 के दौरान दिया था और पूरे विश्व के सामने, उस समय बड़े-बड़े देशों के प्रमुख आए हुए थे, उन सब के सामने उन्होंने ये बात कही थी कि पूरा विश्व एक ही कुटुंब है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री पूरे देश को अपना मान के चल रहे हैं, लेकिन वहीं अपने देश में कुछ बददिमाग लोग ऐसे भी हैं जो अपने ही देश को एक परिवार मानने को तैयार नहीं है। अब आप देखिए, गुजरात के अहमदाबाद से एक वीडियो वायरल है। हिंदू यात्री शौर्य यात्रा के लिए निकलते हैं, बस में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं बहुत आराम से और रामधुन गा रहे हैं कि तभी वहां कट्टरपंथी मुस्लिमों की भीड़ आती है और कहती है कि यहाँ नारे नहीं चलेंगे श्री राम के। भीड़ के युवक जो हैं वो कहते हैं कि हम आपके इलाके में अगर अल्लाहू अकबर के नारे लगाएं तो आपको कैसा लगेगा? आप इस इलाके में जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। बात यही खत्म नहीं होती है। 9 तारीख को CWC की बैठक होती है और उसमें इजराइल पर हमास के हमलों में फिलिस्तीनियों का समर्थन किया गया। बाकायदा एक प्रपोजल पास किया गया है। तुष्टीकरण की लिमिट देखिए, मतलब बेशर्मी की हद हो गई है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और ANU से भी हमास को शाबाशी की आवाजें उठ रही हैं। तो आज इसी पे बात करते हैं कि भारत में भी कई गाजा पट्टी तैयार हैं। ये सीधे सीधे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे आज के मेहमान हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार केसी गुप्ता जी। मैं उनको शो में जोड़ लेती हूँ और उन्हीं से जानते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। केसी गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्कार, थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूं। सर, प्रधानमंत्री किसी भी लेवल पर आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, और कांग्रेस ने हमास का साथ देने की बात कही है, उनके साथ सहानुभूति दिखाई है। ये कैसे अपने ही देश में न केवल कहना चाहिए कि देश का विरोध है, प्रधानमंत्री का विरोध है, बल्कि उनका तुष्टीकरण भी साफ दिखाई दे रहा है। उनका किनका? कांग्रेस का। जी, आपने ठीक कहा। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि आतंकवाद जैसे मसलों पर भी विपक्षी दल सरकार का साथ नहीं देते हैं। और कांग्रेस का जो इतिहास रहा है, सीधे सीधे उन्होंने भले ही आतंकवाद का समर्थन न किया हो और दावा हमेशा यही किया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, और कुछ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं उनकी तरफ से। लेकिन जो उनकी नीतियाँ हैं अल्पसंख्यकों को लेके खासकर, और जिसमें तुष्टीकरण का एलिमेंट साफ साफ दिखाई देता है, उसके चलते इन लोगों ने बहुत से ऐसे काम किए हैं, बहुत से ऐसे प्रोग्राम किए हैं, बहुत सी अपनी ऐसी नीतियां बनाई हैं जो परोक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अभी आप देखिए, जो अगर हम कश्मीर की बात करें तो जो नीति इन्होंने अपनाई कि उसको पहले आप UN ले गए, UN का एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ऑफिस आपने अपने कश्मीर में खुलवा दिया,
और धारा 370 के चलते हमेशा ये एक बात रखी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है, ये बात पूरी तरह से स्थापित हो गई। और ऐसे में जो कश्मीरी आतंकवादी थे, पाकिस्तान ने खासकर हमारी स्थिति का फ़ायदा उठाया जी। और वो वहाँ से ट्रेन कर करके आतंकवादी हमारे पास भेजते रहे। कश्मीरी पंडितों का सफाया कर दिया गया घाटी से। तो इतना कुछ यहाँ पे हुआ और उसके बाद पूरे देश में कितना आतंकवाद का जो नंगा नाच खेला गया इतने बरसों से और अभी भी चल रहा है, उसके पीछे कांग्रेस की यही नीतियां जिम्मेदार हैं। जी। अब बात करते हैं अरब इजराइल संघर्ष, जो बेसिकली अरब और फलस्तीन का जी। संघर्ष हो गया है। अब इसमें जो इनके आतंकवादी संगठन होता था पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो जी। भी एक आतंकवादी संगठन था, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे खतरनाक संगठन था। अल कायदा तो बाद में आए हैं, वो पहले से था। जी। उनके जो मुखिया थे यासिर अराफात, इंदिरा गांधी जी उन्हें अपना भाई मानती थी जी। जी। और इसलिए उनको सब तरह की सुविधाएं यहाँ से दी गई हैं। वो जब यहाँ विजिट करते थे तो उनको एक हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जाता था। और फिर राजीव गांधी के समय में तो सुनते हैं कि उनको एक बोइंग विमान भी गिफ्ट किया गया था। कुल मिलाकर के उन्हें फ़लस्तीन का नेता सर्वोच्च माना जाता था, जबकि वास्तव में उनका जो संगठन था वो एक आतंकवादी संगठन था। फ़लस्तीन के जो लोग वहाँ पे हैं, ठीक है, काफ़ी संख्या में हैं, जिनका संघर्ष चलता है इजरायली सेना के साथ, और वो बदले में बड़ी आतंकवादी कार्रवाई करते हैं। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ये जरूर थे, कहना चाहिए सर्वोच्च रिप्रेजेंटेटिव थे, जी। पर साथ में बहुत बड़े आतंकवादी संगठन के मुखिया भी थे। तो जी। उनको इतना बड़ा नेता मान लेना, किसी राज्य का जो मुखिया, संवैधानिक मुखिया का जो स्तर होता है, वो आप उनको दे रहे थे, तो ये भी परोक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ाने वाली कहना चाहिए कि उनकी कांग्रेस सरकार की नीति थी। अभी जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है हमास के पक्ष में, अब पीएलओ का जो सक्सेसर है ये हमास, ये और ज्यादा खतरनाक है। और ऑब्वियसली। अभी जो ताजा घटना हुई है इसमें तो इन्होंने ज्यादतियों और जुल्मों की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। कल्पना कीजिए कि अचानक एक सुबह 5,000 रॉकेट हमला करते हैं और वो कवर देते हैं उनको, जिनके पीछे पीछे 1,000 उनके जो हथियारबंद जी। आतंकवादी हैं, वो उनकी जो बाउंड्री है उसको तोड़ देते हैं। इजराइल और वेस्ट बैंक की जो गाजा पट्टी की जो है उसको तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, बैरियर्स को तोड़ देते हैं, दीवारों को तोड़ देते हैं, फेंसिंग को तोड़ देते हैं, और सीधे जाकर के सिविलियन जो आबादी है वहाँ पे हमले करते हैं, सिविलियन आबादी को मार रहे हैं। आतंकवादी सिविलियंस को मारता है, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वर्दी वाला फौजी है जो उस पर हमला करने वाला है या उसको हमला कर सकता है ऐसा खतरा है उसे, या कोई निर्दोष सिविलियन है। इन चीज दोनों में कोई अंतर ये आतंकवादी नहीं करते हैं। आतंकवादी की यही एक पहचान है। देशों के बीच में संघर्ष होते हैं जहां पे फौजें लड़ती हैं। जी। आर्मीज आर मेंट टू फाइट वॉर, लेकिन आतंकवाद हम उसे ही कहते हैं जब वो सिविलियन पॉपुलेशन को भी टारगेट करते हैं। हमास ने यही किया है। एग्जैक्टली। डिफरेंट जो एस्टिमेट्स हैं, डिफरेंट उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं। कहीं आ रहा है कि 1,000 लोग तक मारे गए हैं, इजरायली 900 कह रहे हैं, कोई एस्टिमेट के हिसाब से 600 भी हैं। जो भी संख्या है सैकड़ों में है और बहुत बड़ी तादाद में है और अनप्रोवोक्ड है। मतलब कोई जी। ऐसा कदम अभी इजराइल की ओर से नहीं उठाया गया था हम्म। कि ये वो जस्टिफाई कर सकें इन किलिंग्स को। आप सही कह रहे हैं, ये ऑल ऑफ सडन हुआ और इजराइल तो एकदम भौचक्का रह गया और उसके बाद पूरी दुनिया भी सकते में आ गई। कैरी ऑन। जी हाँ, देखिए वो उनका बड़ा पवित्र दिन था, वो जी। अपना त्योहार मना रहे थे। शिबा में उनका कोई मेला लगा हुआ था, संगीत के कार्यक्रम चल रहे थे, संगीत के कार्यक्रम वहां चल भी रहे। 260 लोगों को मार दिया उन्होंने। और कितने लोगों को वो बंधक बना के ले गए कि साहब अब हमसे जो है उनके दम पे हम छुड़वाएंगे। जी। जैसे भारत का विमान अपहरण किया हाँ। था कश्मीरी आतंकियों ने,
और जी जिसके जी बदले में हमें उनके 5 खूंखार आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। तो उसी तरह से बार्गेनिंग चिप के तौर पर उन्हें इस्तेमाल कर सके हैं, वो उनके लोगों को बंधक बना करके ले गए हैं, उनको अपना कैदी बना लिया है। जी और सबसे बुरी बात तो महिलाओं के साथ जो किया गया है, जी जी उस जुल्म का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। आप उसे देखने की जुर्रत नहीं कर पाएंगे। जी जी जिस ढंग से दुर्व्यवहार जो महिलाओं के साथ हुआ है, उनको किस ढंग से मारा गया है, मारने के बाद भी उनकी लाशों के साथ किस किस्म का दुष्कर्म किया गया है, जी ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। जी ये ठीक है कि जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है गाजा पट्टी में, जो इजरायली सरकार के नियंत्रण में रहते हैं, उनके अपने ग्रीवांसीज हो सकते हैं, वन कैन अंडरस्टैंड इट, इसमें कोई हमें दुविधा नहीं है। हालांकि उसमें इजरायली सरकार का हमेशा ये कहना होता है जो बंदिशें उसने लगाई हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस गाजा पट्टी के लोगों पे है, वो बेसिकली सिक्योरिटी की वजह से है, क्योंकि वो लोग टाइम टू टाइम वहाँ भी दंगा फसाद करते रहते हैं। तो उनसे निपटने के लिए उन्होंने स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे अपने फौजियों को तैनात किया है, उनकी पुलिस भी तैनात रहती है, और उनका मकसद केवल ये है कि वहाँ पे दंगा फसाद ना हो। और वो आतंकवाद की नर्सरी, क्या कहिए, पूरी उनकी पौधशाला है। ये इस बात से साबित होता है कि हमास के जो आक्रमण हुए हैं वो गाजा पट्टी से ही हुए हैं। जी हाँ, रिटेलिएशन में बदला लेने के लिए इसराइल ने भी जो हमले किए हैं वो उसी उनके जो थिकली पॉपुलेटेड जो इलाके हैं उस पर किए हैं, और उस पर बहुत सारी अब तो सिविलियन जो बिल्डिंग थी वो भी ध्वस्त हुई हैं और उसमें लोग मारे गए हैं। ये बात सच है। तो संक्षेप में मैं इसे कह सकता हूं कि आतंकवादियों का एक गुट एक देश पर हमला करता है और वो देश पर रिटेलिएट करता है। ये सीधा साधा वही प्रकरण मुझे नजर आता है। एक सर आपसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि द वेरी फर्स्ट डे जो हमारे प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, जी वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और जी उसके उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबको दिखाइए, आपके दर्शक भी देखेंगे उसे, स्क्रीन पे आप लेके जी आएंगे तो। जी जी और आज का जो ट्वीट है, आज उन्होंने उनकी बात हुई है वहाँ के प्रधानमंत्री से, हमारे जी प्रधानमंत्री की, और उन्होंने इसमें बहुत क्लियर कहा है कि आई थैंक प्राइम मिनिस्टर for his phone call and providing an update on the ongoing situation. People of India stand firmly with Israel in this difficult hours. India strongly and उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि किसी भी कीमत पर भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता। जी हाँ, उनके अब ट्वीट से बिल्कुल साफ है कि किसी भी रूप में आतंकवाद हो, कहीं भी हो, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसके विरुद्ध हैं। ये मोदी जी का बड़ा साफ सीधा सा स्टैंड है, जी और मैं अ, समझता हूँ कि सभी सभ्य देशों का यही स्टैंड होना चाहिए। जी, ये दो महिलाएं आप देख रहे हैं। जी इसमें एक महिला कभी इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार रही है, जी जिनका क्लोजअप दिखाई दे रहा है। हम्म, ये इरेना अकबर हैं। जी और साथ में जो दूसरी महिला है, ये वो महिला है जिसको मार करके उसकी डेड बॉडी के साथ अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए जी हमास लोगों ने खुला प्रदर्शन किया इसका। अब इसके बाद ये जो अ, महिला रिपोर्टर है, ये अक्सर जो कांग्रेस के मनोज झा हैं, उनके ट्वीट्स को रिट्वीट करती हैं, जी और अक्सर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाहे बगाए बुराई करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। ये इनका मई 2019 का ट्वीट है, जब इन्होंने बीजेपी पे ये एलिगेशन लगाया कि इनके ईवीएम सही से काम नहीं करते हैं। उसके बाद ये जो महिला के साथ दुर्घटना होती है, उस पर इनका लंबा चौड़ा ट्वीट आता है, हम्म, और ये कहने की कोशिश करती हैं कि जो हमास हैं
उन्होंने इसको कुछ नहीं किया है, ये ऐसी ही हालत में उनको मिली है। यानी कि उसके शरीर पे कितने कपड़े हैं उसको जस्टिफाई कर रही है। देखना ये चाहिए कि एक बेगुनाह महिला की मौत हुई है, बात उस पे की जानी चाहिए। अब देखिए, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं शर्जील उस्मानी जी। इन्होंने क्या ट्वीट किया है, यू कैन सी। तो ये जो आवाजें आ रही हैं ना हमारे देश के अंदर से, ये बहुत खतरनाक है, विचलित करती हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि वहाँ किस तरीके से हमास में महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, और अब वो जो हमास हैं उनको अलीगढ़ विश्वविद्यालय और जेएनयू से शाबाशी दी जा रही है। और कांग्रेस ने तो जो किया है सो किया ही है। अभी आपने जिन मोहतरमा की बात की, जो पत्रकार हैं, आपने उनका ट्वीट देखा होगा। इस लास्ट वाले से पहले जो उनका ट्वीट था, जी उसमें दो बातें हैं जी कि साहब, अगर बीजेपी ईवीएम को हैक करके सत्ता में आती है तो मुझे इस देश की इंस्टीट्यूशंस में कोई विश्वास नहीं रहेगा। आई वुड हैव लॉस्ट फेथ इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिस कंट्री। जी। लेकिन दूसरी बात ज्यादा खतरनाक है, जरा एक बार देखिए प्लीज, लेट मी रीड इट। ओके। शो दिस। If BJP is re-elected because people actually voted for it, I would have lost faith in the people of this country. Yeah. The latter is worse, far worse. अब ये देखिए, यानी कि ईवीएम की वजह से आते हैं तो मेरा विश्वास जो है नहीं रहेगा इस देश की संस्थाओं में। और दूसरी बात ये कह रही हैं कि अगर वास्तव में भी भारत के लोग वोट करते हैं बीजेपी के लिए, तो इस देश के लोगों में ही मेरा विश्वास खत्म हो जाएगा। और ये जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बुरी होगी। बुरी तो होगी मैडम। अगर इस देश के 140 करोड़ लोगों के द्वारा जो पार्टी सत्ता में आएगी, आपको इतनी ज्यादा घृणा उस पार्टी से है, उसकी विचारधारा से है, उनके नेता से है, कि उस बिना पे आप पूरे के पूरे देश के लोगों से नफरत करना शुरू कर देंगी, आपको उनमें विश्वास ही नहीं रहेगा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। तो इससे इनकी मेंटलिटी का पता लगता है। जी। इसी मानसिकता के चलते इन्होंने जो बाद वाला ट्वीट किया है इसके बारे में, जी, बाद में आपने दिखाया था, जिसमें जी इन्होंने जो कहा है हमास के समर्थन में, जो इन्होंने बोला है, और जो वो बेचारी महिला थी, शायद जर्मन महिला थी, जिनके साथ इतना बुरा बर्ताव यहाँ के आतंकवादियों ने किया था। इन्होंने काफी लंबा चौड़ा इराना अकबर ने ट्वीट किया है। तो और इसमें ये महिला होते हुए भी एक महिला के साथ आप इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती हैं? वैसे तो किसी इंसान को नहीं होना चाहिए, महिला हो या पुरुष, लेकिन ये अपेक्षा की जाती है कि चलिए पुरुष हो के भी तुमको महिलाओं की समझ क्या है। उन्होंने उनके साथ पीछे भी बड़े आरोप रहते हैं कि आप महिलाओं के साथ बड़े अत्याचार करते हैं, व्हाटएवर। लेकिन कम से कम एक महिला जो सेंसिटिविटी है, जो वल्नरेबिलिटीज हैं एक महिला की, उसे तो वो कम से कम अच्छे से समझ सकती है। और अगर समझे तो भाई उस पर फिर जो है आपको थोड़ी हमदर्दी भी होनी चाहिए। और खासकर जब इस तरह के अमानवीय अत्याचार किए गए हों, जी, अब आपका जस्टिफिकेशन किस आधार पे है? ये जो महिला, जो मोहतरमा है, जो पत्रकार जो हैं, केवल और केवल एक आधार दिखाई देता है कि आप स्वयं जो है मुसलमान हैं और इसमें मुस्लिम एंगल आप देख रहे हैं। देखिए, जब लोग कहते हैं कि आतंकवादी का कोई घर नहीं होता। एक और चीज आपको बताती हूँ इन्हीं मोहतरमा के बारे में। जी। जिस समय कोविड पैंडेमिक से देश जूझ रहा था, उस समय इन्होंने अल्लाह का शुक्र किया था कि कोरोना वायरस आ गया है, नहीं तो जो मुस्लिम्स हैं वो सब डिटेंशन सेंटर में होते। यू गॉट माय पॉइंट? क्या कहना चाह रही हैं? चलिए, वो डिटेंशन सेंटर में होते, कहाँ होते, अल्लाह का शुक्र करें। जी। सारी दुनिया तो मर रही थी। हाँ, और इन्हें उस समय भी जो है इस तरीके, वो जो है अल्लाह का वरदान समझ में आ रहा था। तो भाई अब इनकी अकल को क्या कहा जाए।
खैर चलिए, एक इंडिविजुअल की बात है, तो मैं हम बड़े मुद्दे पे आते हैं। जी जी बिल्कुल। बड़ा मुद्दा यही है, अरब इसराइल की आप कीजिएगा, जी उसके पीछे तकलीफ क्या है। अब देखिए, यहूदियों का ये ओरिजिनल लैंड था, इसमें कोई शक नहीं है। ये तब से था जब दुनिया में इस्लाम नहीं आया था, जी इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी भी नहीं आई थी। जी जी हिंदू धर्म को छोड़ करके बाकी पश्चिम की दुनिया में ये यहूदी सबसे पुराना धर्म है, जुडाइज्म जिसको आप कहते हैं। तो ये उन्हीं की जमीन थी, उनका अपना जो ये माउंट टेम्पल, ये भी उन्हीं का था। फिर जो इनका वहां से प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ, इनके जो साम्राज्यों से इनके युद्ध हुए, क्रिश्चियंस के साथ युद्ध होते रहे, तो ये इनको पलायन करना पड़ा वहां से। और दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में, कहते हैं दुनिया के सभी कॉर्नर्स में ये बेचारे पलायन करके गए। चलिए, इनका अपना होमलैंड इनसे छूट गया और ये दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में जाकर के रहने लगे। जाहिर सी बात है कि दूसरे देशों में जाएंगे तो आपकी स्थिति शुरुआत में तो शरणार्थी जैसी होती है। फिर वो लोग कोई इतने भले भी नहीं थे जो इनको मेहमान के तौर पे स्वीकार करते, जैसे भारत करता रहा है। जी भारत में तो इन्हें सम्मान मिला। पूरी दुनिया में कहा जाता है कि यदि किसी देश ने इनको अच्छे से रखा, इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, तो वो अकेला देश भारत है। जी दूसरी ओर यूरोप के जो दूसरे देश थे, खासकर जर्मनी, जिस किस्म के अत्याचार इन पे हुए, तो अल्टीमेटली हुआ ये कि ब्रिटेन, चूंकि ये बात है कोई समझिए तकरीबन 100 साल पहले की, प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही, तो जब ये पलायन कर गए थे तो उस बीच में ये पैलेस्टीनियंस यहाँ पर आ गए, जो अरब, बेसिकली अरब स्टॉक के ही लोग हैं, अरबों के ही भाई बंद हैं। अब खाली जमीन रहेगी तो कोई ना कोई आके तो बस ही जाएगा, जी तो वो आके बस गए थे। और जब इन्होंने ये मिडल ईस्ट का डिवीजन करने की बातें चली दुनिया की बड़ी शक्तियों में, यूरोप की शक्तियों में, फ्रांस के और इंग्लैंड के बीच में, तो इन्होंने आपस में जो बंटवारे किए, उसमें जो पैलेस्टाइन इसको कहने लगे थे, जो वास्तव में इजराइल का देश है, वो ब्रिटेन ने अपने कब्जे में रख लिया। और दूसरी ओर वो दूसरा खेल खेलते रहे। खैर लंबी बात है, मैं अब उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो बड़ी जी शक्तियों के बीच का रहा। खैर उसमें एक ये, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और तकरीबन 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम इसने किया, हिटलर ने, तो इनको समझ में आ गया कि भैया हमारे यहाँ गुजारा नहीं होने का, हमको तो वापस लौट के अपनी होमलैंड में ही जाना पड़ेगा। तो जी उस मजबूरी में, और ये तो एक्सट्रीम था, जो दूसरे भी थे लाइक रशिया में थे और दूसरे देशों में भी थे, दुर्व्यवहार तो हर जगह हो रहा था। क्योंकि ये अपनी मेधा से, अपनी शक्ति से, अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से, अपनी प्रतिभा से, ये जहाँ गए इन्होंने सबसे ऊपर ये रहे, नाम कमाया इन्होंने वहाँ के समाज में, वहाँ के देश में, अगवा बने। नोबेल प्राइज मैक्सिमम देखिए यहूदियों ने जीते हैं, पैसे वाले भी हो गए ये। पता नहीं क्या भगवान ने इनको बुद्धि दी है, जहाँ भी जाते हैं थोड़ी संख्या होने के बावजूद भी ये हमेशा लीडिंग पोजीशन में रहे। तो इसलिए भी लोग इनसे नफरत करते थे कि बाहर के होकर भी तुम जो हमसे बेहतर क्यों हो। बहरहाल द्वितीय विश्व युद्ध के उसने कटु अनुभव के बाद यहूदियों ने तय किया कि हमको लौट के अपने होमलैंड में जाना पड़ेगा। चले गए, और चले गए तो बड़ी तादाद में आए। और जो पैलेस्टीनियंस जब तक जो वहाँ पे बस गए थे, उनसे उन्होंने ज़मीनें वमीनें खरीदनी शुरू की, इन्होंने अपनी बस्तियां बसाई। और ये सच है कि वहां जाकर के ये लगातार एक्सपेंड करते गए, पैलेस्टीनियंस सिकुड़ते गए। और फिर एक स्टेज ऐसा आया 1948 में, यूएन ने इनको एक स्वतंत्र देश का दर्जा भी दे दिया। नाउ इजराइल इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है उसके पास। तो इस तरह से 2000 सालों तक भटकने के बाद, दुनिया के भिन्न भिन्न भागों से सताए जाने के बाद, इतनी बड़ी संख्या में मार खाने के बाद, मारे जाने के बाद, ये लोग वापस में होमलैंड में आए। और ये जो पैलेस्टीनियंस आ गए थे बीच में, ये तो एक तरह से कहना चाहिए कि असर पर थे। खैर चलो, हमको ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि जमीन खा लेती आप आके, बस कोई बात नहीं है। पर जब उसका असली मालिक आ गया तो भैया दे दो उनको भी जगह, दे दी या ले ली उन्होंने। दूसरी शक्तियों का भी हाथ था। तो जब एक बार बन गया तो जो हिस्सा आपको मिला, आप शांति से क्यों नहीं रह सकते।
पर ये उनको मंजूर नहीं है, क्योंकि उनके पीछे शुरू में तो तमाम मुस्लिम देशों का समर्थन था, जो कि आज भी है। अब जो इनके खासम खास हैं, उसी स्टॉक के अरब देश हैं, भाई आपको इतनी हमदर्दी है तो आप अपने पास से दे दीजिए ना, इतनी सारी जमीनें आपके पास भी हैं, और है तो यही बेसिकली तो डेजर्ट, जमीन की कमी यही तो होनी नहीं बात है, चाहिए। यही तो बात है। आप ये झगड़े क्यों चाहते हैं कि आप इजराइल को मार के ही वो जमीन लेंगे? एक धार्मिक कारण की बात हमको समझ में आती है, जिसकी हम चर्चा करेंगे, जो इनका अल अक्स मस्जिद जो इन्होंने वहां पे बनाया, जी, अक्सा मॉस्क। अक्सा मॉस्क। ये जो माउंट है, ये जो पर्वत है, देखिए यरूशलेम, तीनों जो प्रमुख धर्म हैं पश्चिम के, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम, तीनों के लिए पवित्र है, इसमें कोई शक नहीं है। इनका सबसे ज्यादा, क्योंकि इनका ओरिजिन वहीं से है, यहूदियों का। मुसलमानों को वो मानते हैं, उनके यहाँ ये मान्यता है कि जो मोहम्मद साहब थे, पैगंबर मोहम्मद, तो जो उनका मक्का से जो वो उड़ने वाले सफेद घोड़े पे सवार होके आए, और इसी पर्वत की चोटी पर उनको अल्लाह से मुलाकात का मौका मिला था। एक उनके ऐसी मान्यता है, तो उनके लिए भाई मक्का के बाद सबसे पवित्र स्थान है। इनफैक्ट शुरू में तो जब वो अपनी नमाज अदा करते थे तो उनका मुंह यरूशलेम की तरफ होता था। इसी प्रकार से क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत पवित्र स्थान है। तो एक तो बोन ऑफ कंटेंशन है, जो समझ में आती है कि आपके तीनों धर्मों के लिए बहुत पवित्र है। हालांकि जब तीनों के लिए पवित्र है और धर्म की बात है, तो आप शांति से बैठ के कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कि तीनों की उसमें जो धार्मिक भावनाएं हैं, उनकी जो मांग है वो पूरी हो जाए। जैसा कि मोर और लेस कुछ अरेंजमेंट तो ऑलरेडी चल ही रहा था। लेकिन जब आप अपने धर्म स्थल का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करेंगे, आतंक की फैक्ट्री के रूप में करेंगे, तो भाई फिर दूसरे पक्ष का रिएक्शन तो होगा, और वायलेंट होगा, जैसा कभी हुआ। जी, पिछले कुछ समय में उसी ये जो अक्स मस्जिद है, जिसको लेकर के सारा ये तूफान खड़ा हुआ, इजराइल ने कार्रवाई की, और उसमें 250 ये मारे गए, तकरीबन 250 फिलिस्तीनी मारे गए। ये उस बात से खफा हो गए, खफा होने वाली बात भी 250 लोग मारे जाएं। आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों का एक पाखंड जो बार बार उभर के सामने आता है, वो जी, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, चाहे भारत में हो, चाहे आपका इजराइल में हो, या और कहीं जहां भी ये समस्या है, कि जो रूट कोज है एक्शन का, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो रिएक्शन हुआ है। अब इस संदर्भ में मैं अगर गोधरा की बात करूं, गोधरा में दंगे हुए, बहुत बुरी बात थी, इतने सैकड़ों लोग मारे गए, और नेचुरली जो मारे जाते हैं ज्यादातर तो बेकसूरी मारे जाते हैं, चाहे शुरुआत कोई भी करे। लेकिन जब जब उसकी चर्चा होगी, आप उसे कंडेम करेंगे, तो भैया उसके पीछे जो कारण था असली, कि आपने जो 59 राम भक्तों को जिंदा जला दिया ट्रेन की बोगी में, साबरमती आश्रम में, जो अयोध्या से लौट रहे थे, आप उस बात को कैसे भूल जाएंगे? और उसको भूल के अगर एक तरफा बात करेंगे, तो कभी भी दोनों समुदायों में उनके मन के मैल नहीं निकलेंगे। जाहिर सी बात है, आप एक तरफा बात करेंगे तो दूसरा पक्ष अपने आप को पीड़ित महसूस करेगा। वो हिंसा से बात करते हैं, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप तो दिमाग की बात कीजिए, आप तो इंसाफ की बात कीजिए, न्याय की बात कीजिए। आजकल एक टर्म जो हमारे देश में चल रही है, अर्बन नक्सल, तो ये अर्बन नक्सल एक मानसिकता को दर्शाता है। एक तो नक्सल वो हैं जो छत्तीसगढ़ के और झारखंड के जंगलों में हैं, आंध्र प्रदेश के और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हैं, वो बंदूकों से लड़ते हैं। उन्होंने विद्रोह कर दिया कि हम इस सरकार को नहीं मानते, और हम जो है बंदूक के दम पे, हथियारों के दम पे अपनी सरकार की स्थापना करेंगे। वो ऑपरेशन कर रहे हैं। ये जो दूसरे लोग हैं उनकी हिमायत करने वाले, तो उसमें पत्रकार हैं, कुछ कुछ लेखक हैं, कुछ दूसरे लोग हैं जो अपने आप को बड़ा बुद्धिवादी मानते हैं, बौद्धिक मानते हैं, ऐसे लोग हैं। इन्हें अर्बन नक्सल ही कहा जाएगा, क्योंकि ये शहरों में रहते हैं, अच्छे दफ्तरों में काम करते हैं, बड़ी अखबारों में काम करते हैं, और बड़ा इनका इन्फ्लुएंस है। तो अभी हम इन्हीं की बात करें, जब ये जस्टिफाई करने लगते हैं किसी भी किस्म की वायलेंस को,
तो ये उनसे ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि जो हथियार उठा करके अटैक आपके ऊपर कर रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए आप अपनी फौज को और अपनी पुलिस को वहां पे भेज सकते हैं, आप भेजते हैं। उनके साथ वाइडर सोसाइटी की हमदर्दी नहीं होती। लेकिन ये लोग जो समाज में अपने आप को बुद्धिवादी के रूप में प्रेजेंट करते हैं, इंटेलेक्चुअल के रूप में प्रेजेंट करते हैं, कलाकार के रूप में प्रेजेंट करते हैं। अभी आपने जिन मोहतरमा की बात की थी, अकबर, जिनका सरनेम जी, आपने बताया था, इरेना ऐसे अकबर। लोगों का वाइडर सोसाइटी में तो इनका मुखौटा तो एक पत्रकार का है ना। तो जब ये बातें कहेंगे तो भाई वो जो असलियत नहीं जानते वो तो प्रभावित हो जाएंगे। तो इनकी जो गतिविधियां हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं। दुर्भाग्य से जो हुआ इजराइल में, जी। बिना प्रोवोकेशन के उन्होंने अंदर घुस के इतने लोगों को मार दिया, इजराइल ने रिटेलिएट किया। और हमको लगता है कि ये बात यहाँ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इजराइल की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, हालांकि इस मामले में उनकी फेलियर थी, इंटेलिजेंस फेलियर थी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा कार्यकुशल, मोस्ट एफिशिएंट इंटेलिजेंस एजेंसी जिसकी हो, उनको भनक ना लगे। तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, वो उस पर मंथन करेंगे, क्या करेंगे वो जाने। पर इतना पक्का है कि ये जो एस्केलेशन भी हो गई है वायलेंस की, हिंसा में जो एकदम बढ़ावा आ गया, उछाल आ गया है, इसकी आंच दुनिया के दूसरे कई देशों को भुगतनी पड़ेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सभी देश किसी न किसी तरीके से इस युद्ध से प्रभावित होंगे। पहले दिन जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए। जी। अब उसके बाद आज जो बात हुई है मैंने आपको दिखाया ही है। जी। दोनों देश के प्रधानमंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है। लेकिन अब एक चीज़ और है। अभी आपने गुजरात के दंगे की बात की। गुजरात में एक वहाँ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शौर्य यात्रा के दौरान कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम जय श्री राम के नारे लगाते हुए बस में बड़े आराम से जा रहे हैं, रामधुन गाते हुए जा रहे हैं। अचानक से कुछ लोगों की भीड़ आती है, कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों की, जो उस माइंडसेट के लोग हैं। उन्होंने उनसे कहा कि यहाँ पर श्री राम के नारे नहीं लगेंगे, आप कहीं और जाके ये सब नारे लगाइए। और ये भी कहा कि हम आपके इलाके में अगर अल्लाहू अकबर के नारे लगाएंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा। अब आप ये देखिए कि भारत के लोग जय श्री राम के नारे अगर भारत में नहीं लगाएंगे तो क्या वो पाकिस्तान में जाके लगाएंगे। ये जो मानसिकता है, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री तो पूरे विश्व को अपना परिवार मान रहे हैं, अपने देश को तो मान ही रहे हैं जी। लेकिन हमारे ही देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे ही देश के लोगों को अपना नहीं मानते। अब ये जो नारे लगाने से रोका है, ये इसी चीज का प्रमाण है। हाँ, ये एक बड़ी तस्वीर है, उसका भाग है ये। एक तो देखिए, मुस्लिम में मुस्लिम ब्रदरहुड, पैन इस्लामिज्म जिसे कहते हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई हैं। अब वो भाईचारा जो दूसरे मैटर हैं, इकोनॉमिक खासकर, वहाँ तो कुछ ऐसा निभता उनका दिखता नहीं है। भिन्न भिन्न देश अपना स्वार्थ आने पे वही राग अलापने लगते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, जिन लोगों को एक काफिर समझते हैं, उनके खिलाफ जब लामबंद होने की बात आती है तो पैन इस्लामिज्म का इनका जो कार्ड है वो चलने लगता है। इनके हिसाब से दुनिया केवल दो हिस्सों में है, दारुल हरब और दारुल इस्लाम। यानी वो क्षेत्र जो इस्लाम के प्रभाव में है, इस्लाम के अंडर में है, और दूसरा जो इस्लाम के अंडर में नहीं है, यानी दारुल हरब। और जो नहीं है तो उसे इस्लाम के अंडर में लाना है, ये उसे अपना परम पावन कर्तव्य मानते हैं। तो ये जो श्री राम के नारे लगना अब इनको मंजूर नहीं है, क्योंकि भाई उनके हिसाब से तो अल्लाह के सिवा और कोई दैवी शक्ति है ही नहीं, कोई डिविनिटी नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तो उनको इतराज है। और जो अलीगढ़ का आपने पहले कुछ देर पहले जिक्र किया था, वहां के भी जो विद्यार्थी इनके पक्ष में आ रहे हैं, जी जी, नटशेल में दारुल हरब और दारुल इस्लाम के नजरिए से आप देखेंगे तो सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और यही बात लागू होती है, हमने कुछ देर पहले अपने यासर अराफात, अपने तो क्या कहिए, उन्हीं के
यासर जी अराफात की बात की थी, जिसे इंदिरा गांधी अपना भाई मानती थी। जी जी कश्मीर के मुद्दे पे इन्होंने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया, हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। तो पैन इस्लामिज्म की जो भावना है, यानी जो देश तुम्हें इतना सम्मान देता है, भारत ने जितना इनको दिया, कुछ ना होते हुए भी इनको हेड ऑफ स्टेट का सम्मान दिया, हमेशा इनका समर्थन किया। इसराइल को मान इसको पैलेस्टीनियन को इन्होंने जो है एक देश के तौर पे मान्यता देने वालों में सबसे अगवा यही थे। तो क्या सिला मिला आपको? प्रश्न ये होना चाहिए, जब आप राष्ट्र हित की दृष्टि से किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि आपके देश के हित कहां पर हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और कुछ जो दूसरी क्षेत्रीय दल हैं या जातिवादी पार्टियां हैं, उनको ये अंतर दिखाई नहीं देता है। और मोदी जी का स्टैंड तो आपने पहले बताया, अभी भी दिखाया कि भाई साफ सी बात है कि हिंसा को सभी रूपों में वो कंडेम करते हैं, आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। जी और इजराइल पे जो अटैक किया हमास ने, वो उस संकट की घड़ी में इजराइल के साथ खड़े हैं। ऐसा संक्षेप में भारत सरकार का स्टैंड है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शब्दों में कहा है। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। 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 नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद, आपके जय दर्शकों को भारत। भी नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।